हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिबिकल आर्ट्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में अर्थशास्त्र की कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाएंगे। ध्यान रखेंगे कि ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो आपकी बोर्ड परीक्षा में जो है यहाँ से पक्का है जो क्वेश्चन ज़रूर आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आय की गणना करने की किसी एक विधि की विवेचना कीजिए। इसी सवाल को अथवा करके दूसरे जो है सेटों में पूछा गया था और अगले साल पूछा गया था कि राष्ट्रीय आय मापने की उत्पादन गणना विधि या फिर व्यय विधि को समझाइए। सन 2020 में 2022 में सवाल पूछा गया है और इसी सवाल को फिर अथवा करके अगले साल पूछा गया है अलग सेट में कि राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। राष्ट्रीय आय की गणना करने के किसी एक विधि को विस्तार से समझाइए। ये भी सवाल 2022 में 2023 में पूछा गया है। कहने का तात्पर्य है कि जब से एनसीईआरटी लागू है 2020 से, तब से ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार ज़रूर तैयार कर लें। अगर मुझे टाइम मिलता है, समय मिलता है तो जो है मैं एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से जो है आपको समझाऊंगा और पूरा जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन का जो 2-4 क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट हैं उनको एक साथ कवर कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन हैं जिनको हमें कवर करना है। शुरुआत करते हैं पहले छोटे क्वेश्चन से, फिर बाद में अगर जो है कुछ लॉन्ग क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि मुद्रा को परिभाषित कीजिए या फिर मुद्रा क्या है। 2022 में और 2023 में 2 सेट में पूछा गया था। तो मुद्रा क्या है इसको समझना है। मुद्रा यानी पैसा, पूंजी क्या होता है। देखिए, मुद्रा एक माध्यम है। क्या है? एक माध्यम है जिससे वस्तु और सेवाओं का लेन देन होता है। बहुत ही सिंपल सेंटेंस में आसान शब्दों मैंने लिखा है। अगर सिंपल सी बात, ये आपके जेब में पैसे हैं, ठीक है, अगर आपके जेब में पैसे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस पैसे से कोई वस्तु खरीद सकते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर पैसा ना होता तो क्या आप वस्तु खरीद पाते? नहीं खरीद पाते। तो वस्तु खरीदने के लिए आपने जिस वस्तु का सहारा लिया है वो है मुद्रा, और मुद्रा क्या हो गया? एक माध्यम हो गया जिसके आधार पे वो वस्तु आपको मिल रही है। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि मुद्रा एक माध्यम होता है किसी वस्तु या सेवा को लेन देन करने में। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे अगर ये जो है अथवा करके लिखना चाहते हैं तो उस बात को ऐसे भी जो है लिख सकते हैं थोड़ा किताबी भाषा में कि मुद्रा एक वस्तु है जो समाज में विनिमय के माध्यम या फिर मूल्य के मापन आदि के रूप में प्रयोग की जाती है। यहाँ पे जो बात कहा जा रहा है ये कि वस्तु जो है, जो मुद्रा है, एक वस्तु की तरह काम करती है जो समाज में, यानी समाज में विनिमय मतलब लेन देन करना, अदला बदली करना, विनिमय का माध्यम हो गया और मूल्य का मापन हो गया। मूल्य का मापन ये होता है कि इससे मुद्रा होती है तो मुद्रा से हमें पता चल जाता है कि 10 रुपये का नोट है या फिर जो है 100 रुपये का नोट है। तो उस मुद्रा के माध्यम से हमें मूल्य का मापन पता चलता है। दूसरा पॉइंट है कि विनिमय का माध्यम हम यानी किसी वस्तु को आदान प्रदान कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, ये जो है मुद्रा के द्वारा होता है। तो चाहे आप ये पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है, चाहे ये पॉइंट आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मुद्रा के कार्य बताइए। तो मुद्रा के कौन कौन से कार्य होते हैं, वही जो परिभाषा होती है उसी परिभाषा से कुछ कीवर्ड उठा के जो है आपको कार्य लिखना होगा। सबसे पहले देखिए, विनिमय का माध्यम, मैंने इसके बारे में बता दिया। विनिमय का मतलब क्या होता है? अदला बदली करना या लेन देन करना। लेन देन किसके द्वारा करेंगे? मुद्रा के द्वारा करेंगे, तो मुद्रा का कार्य हो जाएगा। मुद्रा जब तक नहीं होगा तब तक विनिमय नहीं होगा, तो मुद्रा का कार्य क्या हो जाएगा? विनिमय का माध्यम। पहला पॉइंट। दूसरा, मूल्य का मापन। मूल्य का मापन का मतलब ये हो जाएगा कि अगर आपके पास मुद्रा है तो मुद्रा के माध्यम से पता चल जाता है कि आप जो है आपके पास कितने मुद्रा है, 100 रुपये का नोट है या 500 का नोट है या 200 का नोट है, कितने का नोट है। तो मूल्य का मापन हम कर सकते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है तो वस्तु से हम उस जो है वस्तु की कीमत का पता अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं कि जो है वस्तु कितने की होगी जब तक मुद्रा शामिल ना किया जाए। तो यहाँ पे ये पॉइंट है कि मूल्य का मापन हम मुद्रा के माध्यम से कर सकते हैं कि मुद्रा का कार्य हो जाएगा। इसके बाद है मूल्य का हस्तांतरण। मूल्य का जो मूल्य है, यहाँ पे मूल्य होना चाहिए, जो मूल्य है उसका हस्तांतरण होगा। मूल्य हस्तांतरण का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास डॉलर है, ठीक है, आपके पास क्या है? डॉलर है। इस डॉलर को जो है जब आप चेंज करोगे रुपए में तो जो है आप उस डॉलर की कीमत जो है अपने उस मुद्रा में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे मूल्य का क्या होगा? हस्तांतरण होगा। यानी अगर आपके पास $1 है, ठीक है, अगर आपके पास $1 है तो
तो मान के चलिए आपको जो है इसके लिए कम से कम जो है 82-83 रुपये जो है एवरेज जिस टाइम पे $1 में कितना रुपया है तो आपको इतना मिलेगा। तो एक जो डॉलर है ये भी मूल्य है, ठीक है, और जो 83 रुपये है ये भी एक तरह से मूल्य हो गया। तो ये एक मूल्य दूसरे मूल्य में हस्तांतरण होता है यानी परिवर्तन होता है, तो हम कह सकते हैं कि मूल्य जो है एक परिवर्तन का माध्यम भी है यानी हस्तांतरण का माध्यम भी है, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट, साख गुणक क्या है। साख गुणक के बारे में अगर समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। साख गुणक यहाँ पे छोटा सा हेडिंग डाल देंगे और उसके बारे में लिखेंगे साख गुणक बैंक की जमाओं पर नकद कोष अनुपात का व्युत्क्रम होता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है, जब ये आप जो फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है जब इसको आप समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि साख गुणक यह बताता है कि व्यापारिक बैंक कितनी मात्रा में साख सृजन करती है। साख का मतलब क्या होता है, ऋण होता है, ठीक है। अब देखिए साख गुणक बराबर क्या होता है, साख गुणक बराबर 1/, जमाओं पर नगद कोष अनुपात, यानी जितना जमा होता है उसका जो नगद होता है, नगद कोष का जो अनुपात होता है उसी को साख गुणक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे वही बात यहाँ पे कहा गया कि साख गुणक बताता है कि व्यापारिक जो बैंक होते हैं, व्यापारिक बैंक का मतलब क्या हो गया, व्यापारिक बैंक का मतलब होता है जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ठीक है, और बहुत सारे बैंक हैं, तो ये व्यापारिक बैंक के अंतर्गत आते हैं और ये कितनी मात्रा में साख मतलब ऋण सृजन कर सकते हैं, ये जो है साख गुणक के माध्यम से पता चलता है। तो जो है आप इसको अपनी भाषा में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बैंक दर से आप क्या समझते हैं। ये सवाल पूछा गया है और बार बार रिपीट हो रहा है, बैंक दर क्या होता है। तो बैंक दर के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए बैंक दर वह दर होता है जिसपे केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक से बिल की पुनर्कटौती करता है। कहने का तात्पर्य ये है, देखिए बैंक भी अपना एक दर लगाता है कि आपको कितना जो है वो ब्याज देता है। तो केंद्रीय जो बैंक है यानी जिसे RBI कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये केंद्रीय बैंक कहलाता है। ये बैंक जो होता है ये केंद्रीय बैंक है, मुख्य बैंक है, और ये जो व्यापारिक बैंक होते हैं इन व्यापारिक बैंकों पर एक ब्याज पर जो भी परसेंटेज जो ब्याज लगाता है वही जो है बैंक दर कहलाता है, ठीक है। कहने का तात्पर्य है जब केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों पर बिल की पुनर्कटौती करता है तो कितना कटौती करेगा, कितनी दर से करेगा, वो डिपेंड करता है केंद्रीय बैंक पर। तो जो पुनर्कटौती होती है वही बैंक दर के नाम से जाना जाता है। इसे आप एक लाइन में ले सकते हो कि केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक पर जितनी % का ब्याज लगाता है उस ब्याज दर को बैंक दर कहा जाता है। आप ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। आगे देखिए अगला पॉइंट है, अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन जो है ये आपका केंद्रीय बैंक को जो है बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है इसको समझना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग में पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, यानी लघु उत्तरीय में और दीर्घ उत्तरीय में पूछा जा सकता है। मैं आपको एक सिंपल वे में समझाऊं, जैसे मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, और फिर मान लेते हैं जो है यहाँ पे ये आपके जो है ये आपके पिताजी हो गए, ठीक है, और फिर मान लेते हैं ये जो है ये आपके दादाजी हो गए। तो अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पे आपके दादाजी जो है, आपके दादाजी आपके बाप के बाप हैं, है ना, क्या है, बाप के बाप हैं, तो ये बैंकों का बैंक कौन है, यानी आपके बाप का बाप यहाँ पे दादाजी हो गए। ऐसे ही बैंकों का बैंक कौन है, वो बैंकों का बैंक, तो जवाब इसका होगा RBI, ठीक है। कौन होगा, RBI बैंकों का बैंक है, यानी जो बैंक क्षेत्रीय बैंक होते हैं जो आपके क्षेत्र में होंगे, जो आपके शहर में होंगे, वो बैंक उनका भी एक बैंक है जिसे हम RBI कहते हैं। तो ये हो गया बैंकों का बैंक। तो देखिए इसके बारे में कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में लिखेंगे केंद्रीय बैंक अर्थात बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। यानी केंद्रीय बैंक को जो है बैंकों का बैंक कहा जाता है, यानी जो भारतीय रिजर्व बैंक है इनको बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वही हमें समझना है, क्योंकि ये देश की बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रण और नियमन करता है। इसमें निम्नलिखित कारणों के कारण से बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो आप ये सेंटेंस लिखोगे, क्यों लिखो, क्योंकि कह रहा है कि ये देश की जो बैंकिंग व्यवस्था है
भारत देश में जो पूरा बैंकिंग व्यवस्था है, जैसे कि आपने बहुत सारे जो है मोबाइल पे का भी बारे में नाम सुना होगा, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, इन सब का संचालन भी आरबीआई के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि नियंत्रण और नियमन, यानी नियंत्रण करता है और नियमन मतलब नियम जारी करता है कि किस प्रकार से व्यापारिक बैंकों को काम करना होता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनको बैंकों का बैंक कहा जाता है। पहला पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे और इसके बारे में अच्छे से लिखेंगे। जब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे ना, तो आपको यहाँ पे जो है अच्छे से नंबर मिलेगा और ये लॉन्ग क्वेश्चन की तरह पूरा आंसर आपका परफेक्ट हो जाएगा। आप चाहते हो तो उसका आप डायग्राम भी इस प्रकार से ऐसे करके बना सकते हो, जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से जो है डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप डायग्राम बना सकते हैं और डायग्राम बना के उसको अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में उसकी धीरे धीरे व्याख्या भी कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे पूंजी की व्यवस्था। देखिए जो आरबीआई है, यानी जो केंद्रीय बैंक है, ये आरबीआई पूंजी की व्यवस्था करता है। कितना मार्केट में पूंजी होना चाहिए, कितनी जो है मात्रा में होना चाहिए, कितने रुपए का नोट होना चाहिए, ये सब पूंजी की व्यवस्था कौन करता है? आरबीआई करता है, क्योंकि ये बापू का बाप है, यानी बैंकों का बैंक है। तो सब व्यवस्था कौन करता है? यही करता है। ठीक है, इसके बारे में अपने शब्दों में लिख सकते हो। इसके बाद लाइसेंस की व्यवस्था। जब कोई नई बैंक स्थापित होती है या फिर नई बैंक ओपन होती है, तो उस बैंक को लाइसेंस कौन देगा? आरबीआई देगा। ठीक है, कौन देगा? आरबीआई देगा, यानी केंद्रीय बैंक देता है। तो लाइसेंस की व्यवस्था केंद्रीय बैंक करता है, इसीलिए इसे बापों का बाप यानी बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला पॉइंट है निरीक्षण। निरीक्षण का मतलब जांच करना होता है। जैसे जब आप पेपर देने बैठते हो कमरे में, तो आपके कमरे में 2 टीचर होंगे। ठीक है, 2 या फिर 1 टीचर तो पक्का होगा। तो टीचर क्या करते हैं? निरीक्षण करते हैं, जांच करते हैं कि कोई जो है नकल ना हो सके और उस जो है पेपर जो कमरे में हो रहा है वो शांतिपूर्ण ढंग से हो सके। तो यहाँ पे निरीक्षण करने का मतलब ये है कि जो व्यापारिक बैंक होते हैं, इनकी जांच के लिए किसी को लगाया गया है, और वो किसको लगाया गया है? आरबीआई को। आरबीआई इन बैंकों का जांच करता है, निरीक्षण करता है कि ये बैंक सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इन सब का ब्यौरा जो है आरबीआई जो है रखता है और निरीक्षण भी करता है। ठीक है, आगे देखिए शाखा का विस्तार। अगर कोई भी बैंक, जैसे मान लेते हैं बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बैंक ऑफ बड़ौदा किसी दूसरे शहर में या दूसरे क्षेत्र में जो है अपना कोई नया शाखा खोलना चाहता है, तो नया शाखा खोलने के लिए अपने दादाजी से परमिशन लेना पड़ेगा। कौन है दादाजी? दादाजी इसके हो गए आरबीआई, यानी बैंकों का बैंक, बापों का बाप जो हो जाएगा आरबीआई हो जाएगा। आरबीआई की परमिशन लेना पड़ेगा, तब जाके वो शाखा का विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, आगे है प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट, है ना। अगर जो भी व्यापारिक बैंक होते हैं उनका मैनेजमेंट जो करता है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और आज जब आरबीआई के द्वारा किया जाता है केंद्रीय बैंक के द्वारा, तो इसीलिए इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। ऋण नीति, अगला पॉइंट यहाँ लिखेंगे ऋण नीति। ऋण नीति का मतलब ये होता है कि जो ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं व्यापारिक बैंकों को। पहले देखिए जो कस्टमर होता है, जो एक तरह से जो कस्टमर होते हैं जो अपने अलग अलग जो है बैंक में खाता खुलाया होगा, हम सभी खाता खुलाएंगे अलग अलग बैंकों में। तो ये बैंक जो है जो हम खाता खुलाते हैं ये व्यापारिक बैंक होते हैं। ठीक है, ये जो है व्यापारिक बैंक होते हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है और जो है यूको बैंक है, यूनियन बैंक है। ये सब जो बैंक हैं, इन बैंकों में हम खाता खुलाते हैं, तो इन्हें से व्यापारिक बैंक कहते हैं। और फिर इन व्यापारिक बैंकों को जो है आरबीआई नियंत्रण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आरबीआई नियंत्रण करता है, तो अगर किसी व्यक्ति को ऋण लेना होता है, यानी कर्ज लेना होता है या फिर कह सकते हैं कि लोन लेना होता है, तो अगर वो बैंक से लेता है तो व्यापारिक बैंक से लेगा, डायरेक्ट वो आरबीआई से नहीं ले सकता है। अब यही जब कोई व्यक्ति व्यापारिक बैंक से ऋण लेता है, तो ये व्यापारिक बैंक आरबीआई से ऋण लेता है। ठीक है, और जिस ब्याज पर लेता है उसी को बैंक दर कहते हैं, जो हम लोग पहले चर्चा किए थे। तो जो आरबीआई से ऋण लेते हैं, फिर इसके बाद जो है ये ऋण की व्यवस्था करता है। तो ऋण की नीति कौन बनाता है? ऋण की नीति बनाता है आरबीआई बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। तो ये पॉइंट जो है यहाँ से आ जाएगा और इसीलिए इसे बैंकों का बैंक कहा जाएगा। अगला है नोट निर्गमन का, यानी नोट छापने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। जो नोट होता है
वो जितने नोट छपते हैं वो आरबीआई के द्वारा छपते हैं। तो आरबीआई जब नोट छापेगा तभी व्यापारिक बैंकों को मिलेगा और व्यापारिक बैंक तभी जो है अपने कस्टमर को दे पाएगा। इसीलिए इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, क्योंकि जब तक कि नोट नहीं छापेगा तब तक कस्टमर के पास पहुँचेगा नहीं। तो आरबीआई जो है बैंकों का बैंक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि नोटों का निर्गमन करता है। ठीक है, अगला है बैंकों का समामेल। बैंकों का समामेल मतलब ये है कि जैसे अगर आपने बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम सुना होगा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में दो बैंकों का मर्जर किया गया है। जैसे एक है देना बैंक, ठीक है, एक है देना बैंक और दूसरा है विजया बैंक। इन दोनों बैंकों को जो है इस जो है बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्जर कर दिया गया है, शामिल कर दिया गया है। तो जब शामिल किया जाता है तो शामिल किसके द्वारा होगा? आरबीआई के द्वारा होगा। जब तक आरबीआई नहीं चाहेगा तब तो समामेल नहीं होगा। तो जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है दोनों बैंकों का मेल किया गया है, समामेल किया गया है, मिलाया गया है, उसी प्रकार से जो है यहाँ पे आरबीआई का प्रयोग किया जाता है। अगर आरबीआई चाहता है तभी समामेल हो सकता है, अगर नहीं चाहता तो समामेल नहीं होगा, इसलिए इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो दोस्तों मैंने बहुत आसान शब्दों में आपको समझाया है और आसान शब्दों में इसे आप समझ सकते हो। अगर इस प्रकार से आप अच्छे से लिख दोगे तो पूरा नंबर आपको मिलेगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति से संबंधित कौन से उपकरण हैं, अथवा पूछ सकता है कि केंद्रीय बैंक की शाख नियंत्रण की विधियों का जो है व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न का उत्तर जो है ऊपर वाले प्रश्न से मिलता जुलता है, इसीलिए मैं इस प्रश्न को नहीं लिखा है। तो अगर प्रश्न आ जाता है तो उससे संबंधित जो आप लिख देंगे तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा जा सकता है कि वाणिज्य बैंकों की शाख सृजन की क्रियाविधि समझाइए, अथवा करके इसी सवाल को पूछ लेगा कि शाख सृजन की प्रक्रिया क्या होती है, व्यावसायिक बैंक अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का शाख सृजन करते हैं, विस्तार से समझाइए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा, टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर तैयार करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे अगला पॉइंट है आपके सामने है कि ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी की संकल्पना को समझाइए या स्पष्ट कीजिए, या फिर प्राकृतिक बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो एक होता है ऐच्छिक बेरोजगारी, एक होता है अनैच्छिक बेरोजगारी। इसी को जो है प्राकृतिक बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। आइए समझते हैं कि इसका आंसर क्या लिख सकते हैं। तो लिखेंगे अनैच्छिक बेरोजगारी अथवा प्राकृतिक बेरोजगारी। यानी जो अनैच्छिक बेरोजगारी है इसी को प्राकृतिक बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। उस दशा को कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति को काम करने की इच्छा होने पर भी बेरोजगार रहना पड़ता है। अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, कोई एक व्यक्ति हो जो ये काम करने के लिए तैयार हो, लेकिन इसे अगर काम ना मिले और बेरोजगार रहना पड़े तो इसे अनैच्छिक बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। सिंपल वर्ड है, ठीक है। आगे देखिए, अच्छी बेरोजगारी में कोई व्यक्ति बाजार में प्रचलित मजदूरी दरों पर काम करने को तैयार नहीं होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अच्छी बेरोजगारी का मतलब ये है कि जो मार्केट में प्राइस होता है, ठीक है, उस मार्केट पे कोई भी व्यक्ति अगर काम करने के लिए तैयार ना हो तो उसे कहते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी। और जब कोई व्यक्ति तैयार होता है लेकिन उसको काम ना मिले तो उसे अनैच्छिक बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। इसमें भी बेरोजगारी है क्योंकि काम तो मिल रहा है लेकिन ये करना नहीं चाहता। जब काम करना नहीं चाहेगा तो जाहिर सी बात है बेरोजगार हो ही जाएगा इंसान, ठीक है। तो आसान शब्दों में इसे लिख सकते हो और समझ भी सकते हो। अगला पॉइंट यहाँ पे आपके सामने है कि उपभोक्ता सीमांत प्रवृत्ति क्या होती है। उपभोक्ता सीमांत प्रवृत्ति के नाम से जो है जाना जाता है किसे, MPC से, ठीक है। MPC इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, इसका आंसर आय में वृद्धि या कमी और उपभोग में वृद्धि या कमी के अनुपात को सीमांत प्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है। ये सेंटेंस समझ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे काम देगा आपको। कि जो आय में वृद्धि या कमी होगी, ठीक है, चाहे आपकी आय में देखिए वृद्धि हो, ठीक है, वृद्धि हो, या फिर जो है चाहे कमी हो। अब इसके बाद जो है, अब यहाँ पे लिखा गया चाहे आपके उपभोग, ठीक है, उपभोग में चाहे वृद्धि हो या फिर कमी हो, या फिर क्या हो, कमी हो। इन दोनों का जो अनुपात होगा, जो होगा उसी को उपभोग सीमांत प्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है। इसको परिभाषा के तौर पे जो है आप इसमें फार्मूला ले सकते हो कि सीमांत प्रवृत्ति उपभोग प्रवृत्ति बराबर उपभोग में वृद्धि
या फिर आय में वृद्धि। ठीक है, तो इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि MPC बराबर डेल्टा C बटे डेल्टा Y। ठीक है, आगे इनके बारे में डिटेल में समझेंगे। आगे है आपके प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होती है। इसी भी सवाल जो है समझने की ज़रूरत है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसी सवाल को पूछ सकता है कि बचत की सीमांत प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे क्या, बचत में परिवर्तन, जो आपके पास बचत है उसमें परिवर्तन हो या फिर आय में परिवर्तन हो, उसके अनुपात को जो है सीमांत बचत प्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी आय जो है 10,000 है, आपकी इनकम जो है 10,000 है। ठीक है, अब इसमें परिवर्तन कर दिया जाए, मान लो 15,000 हो जाती है। तो 15,000 जब 1000 होगी तो आपकी बचत भी परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मान लीजिए आप 10,000 में से जो है, आप 10,000 में से मान लीजिए 2,000 बचा रहे थे। ठीक है, तो आपकी बचत हो गई। लेकिन जैसे आपकी सैलरी 15,000 होती है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इस 15,000 में से जो है आप 3,000 बचत कर लेते हैं। तो ये जो बचत में परिवर्तन हुआ है और जो आय में परिवर्तन हुआ है, इसी परिवर्तन को जो है सीमांत बचत प्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है। इसको बोलते हैं MPS बराबर डेल्टा S डेल्टा Y, डेल्टा S बटे डेल्टा Y। इस फार्मूले को भी ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है कि व्यक्तिगत आय तथा प्रयोज्य आय में क्या अंतर होता है। व्यक्तिगत आय और प्रयोज्य आय में क्या अंतर है, इसको समझना है। तो हेडिंग डाल देंगे व्यक्तिगत आय और उसके बारे में लिखेंगे कि व्यक्तिगत आय एक व्यक्ति की कुल आय, मजदूरी, वेतन या फिर अन्य निवेश होता है। तो जो व्यक्तिगत आय होता है, व्यक्तिगत आय का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हैं, तो काम करने के बदले जो है आपको मजदूरी मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? आपको मजदूरी मिलेगा। तो जो मजदूरी मिल रहा है वो किसी एक व्यक्ति को मिलेगा, तो वो व्यक्तिगत आय हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, अगर मान लीजिए कहीं आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, तो सरकारी या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, जो भी आपको आय मिलेगा, जो भी आपको इनकम मिलेगा, वो अकेले एक व्यक्ति को मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत आय हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत, अगर कहीं आप प्राइवेट काम कर रहे हैं, आपको कुछ वेतन मिल रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत वेतन हो जाएगा। तो व्यक्तिगत आय का मतलब किसी पर्सनल व्यक्ति की आय से संबंधित होता है। और प्रयोज्य आय क्या है? प्रयोज्य आय देखिए, एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति के लिए व्यय, निवेश, बचत और आयकर की दृष्टि से उपलब्ध शुद्ध आय राशि का जो है उपलब्ध, वो प्रयोज्य आय के नाम से जाना जाता है। कहने का तात्पर्य ये है, जो एक व्यक्ति के व्यय होती है, व्यय का मतलब जो खर्च करता है, जो निवेश करता है, जो कहीं पे लगाता है, जो बचत करता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए आपके पास जो है 1,000 रुपये थे, 1,000 रुपये में से जो है आपने जो है 700 रुपये खर्चा कर दिए हैं। ठीक है, आपके पास कितना बचा? 300 रुपये। अब ये यहाँ पे जो 300 रुपये बचा हुआ है, ये 300 रुपया, ये 300 रुपये में से आपने जो है कहीं पे 100 रुपया इन्वेस्टमेंट कर दिया है, हम लोग निवेश कर दिया है। आपके पास कितना बचा? 200 रुपया बचा। तो 200 रुपये जो बचा हुआ है, यही आपका शुद्ध आय हो गया। तो शुद्ध आय जो होता है वो प्रयोज्य आय होता है। यानी जो खर्चा करने के बाद जो कहीं पे आप जो है लगाए हैं, उसके बाद जो बचा हुआ है, वो जो आय होती है उसे प्रयोज्य आय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आया होगा आपको। अगला प्रश्न है कि समग्र मांग से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। समग्र मांग उस कुल व्यय को बताती है जिससे एक देश के निवासी आय के दिए हुए स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए व्यय करने को तैयार है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे है, जो समग्र मांग है ये व्यय को बताती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि किसी देश के निवासी जो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे मान लो किसी वस्तु का कीमत मान लेते हैं 100 रुपये है। ठीक है, अब ये 100 रुपये जो है, 100 रुपये पे ही वो वस्तु को खरीदने के लिए तैयार रहते हैं और 100 रुपये इस वस्तु के लिए पे करते हैं, व्यय करते हैं, खर्चा करते हैं। तो वही जो है समग्र मांग कहलाती है, क्योंकि जितनी कीमत पर उस वस्तु खरीदने के लिए तैयार हो जाएं और जो है उसको खरीद ले, तो उसे समग्र मांग के नाम से जाना जाता है। समग्र मांग का मतलब होता है कि हम वस्तु का डिमांड कर रहे हैं और उस वस्तु का डिमांड उसी कीमत पे कर रहे हैं जितनी कीमत पर वस्तु को जो है बेचा जा रहा है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, आगे है अगला पॉइंट। समग्र मांग का अर्थ एवं
उसके आयों को जो है, जो आयोग होते हैं मतलब तत्व जो होते हैं उनको संक्षेप में बताइए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। और या फिर आय उत्पादन समग्र मांग में परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या कीजिए, ऐसा भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है, तो आप इसे एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, आगे प्रश्न आपके सामने यहाँ पे राजस्व घाटा क्या है। राजस्व घाटा, देखिए राजस्व में क्या मतलब होता है। राजस्व का मतलब यहाँ पे जो राज है, राज का मतलब राजा। राजा आज तो होते नहीं, आज कौन होता है, शासक होते हैं, शासक। ठीक है, शासक का मतलब ये होता है जो शासन करने वाला होता है। तो जो सरकार है वो राजस्व है। ठीक है, यानी राजा का धन यानी सरकार का धन। तो राजा का धन यानी राजा का घाटा कैसे हो रहा है इसके बारे में बताना, सरकार का घाटा कैसे हो रहा है ये बताना है। तो राजस्व घाटा का मतलब ये होता है राजस्व व्यय और राजस्व आय के अंतर को राजस्व घाटा कहा जाता है। सिंपल वर्ड में आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए सरकार की जो आय है, ठीक है, सरकार की जो आय है, टोटल जो आय है, मान लेते हैं कि 5 करोड़ रुपए है। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, समझना है बस केवल। मान लेते हैं सरकार की जो आय है वो 5 करोड़ रुपए है। 5 करोड़ रुपए के बदले जो है सरकार ने जो है मान लेते हैं 10 करोड़ खर्चा कर दिया है। ठीक है, 10 करोड़ खर्चा कर दिया है। अब जब 10 करोड़ खर्चा किया है तो घाटा कितने को हुआ सरकार का, 5 करोड़ का घाटा हो गया। तो यही सरकार का क्या होता है, घाटा होता है। इसे सरकार का घाटा ना कहकर हम इसे कहते हैं राजस्व घाटा। ठीक है, यानी सरकार का जो घाटा हुआ वही राजस्व घाटा कहलाता है। ठीक है, सिंपल है। आगे देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे है, अगला है कि सरकारी बजट में राजस्व प्राप्तियां क्या हैं। तो सरकारी जो बजट है ये राजस्व प्राप्तियां क्या है इनके बारे में समझना है। तो बजट एक विस्तृत जो है आर्थिक विवरण है जिसमें सरकार के एक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय या व्यय का विवरण होता है। कहने का तात्पर्य सरकारी बजट में राजस्व प्राप्ति का मतलब ये होता है कि सरकार को कहाँ कहाँ से धन प्राप्त होते हैं एक साल में, ठीक है, और कहाँ खर्च होते हैं उन सब का जो है सरकार विवरण देती है, बजट बनाती है। तो ये पॉइंट इसमें आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे है यहाँ पे प्रश्न है कि प्रत्यक्ष करों के 3 उदाहरण बताइए। ऐसे कौन कौन से 3 प्रत्यक्ष कर हैं। तो देखिए आय कर, संपत्ति कर, उपहार कर, ये 3 जो है प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट जो है कर लगते हैं। तो यहाँ पे ये संपत्ति, आय और उपहार कर जो है आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, आगे है अगला पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है। केन्स के रोजगार सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। केन्स के पूर्ण रोजगार सिद्धांत का विस्तार से समझाइए। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जा सकता है कि केन्स का सिद्धांत क्या है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे केन्स का रोजगार सिद्धांत। केन्स का रोजगार सिद्धांत में लिखेंगे क्या, साल 1929 से 33 में विश्वव्यापी महामंदी के समय जो आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुई प्रतिष्ठित आर्थिक सिद्धांत को सुलझाने में पूर्णतः असफल रहे हैं। अब कहने का तात्पर्य मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाऊं। साल 1929 की बात है। कब की बात है, 1929 की बात है जब अमेरिका में महामंदी आई थी। ठीक है, महामंदी आई थी। देखिए मंदी का मतलब क्या होता है, घाटा होता है, और महा लग गया मतलब बहुत बड़ा घाटा हो गया। जैसे कोई एक द्वीप है, ठीक है, कोई एक द्वीप है, अगर इस द्वीप की आगे महा लगा दिया जाए तो महाद्वीप मतलब बहुत बड़ा द्वीप यानी बहुत बड़ा भूखंड। तो यहाँ पे द्वीप हो गया। अगर मैं कहूँ कोई व्यक्ति जो है मूर्ख है, ठीक है, कोई मूर्ख है, अगर इसके आगे महा लगा दिया है तो क्या हो जाएगा, महामूर्ख, यानी बहुत बड़ा मूर्ख है वो व्यक्ति। तो वही बात यहाँ पे होती है कि मंदी का मतलब होता है घाटा, और इसके आगे लग गया महा तो बहुत बड़ा घाटा। ये बहुत बड़ा घाटा कहाँ हुआ था, तो जवाब इसका होगा दोस्तों अमेरिका में हुआ था। और ये जो है अमेरिका जो शेयर मार्केट था ये रातों रात धराशायी हो गया था। कब की बात है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे साल जो है 1929 की है। ठीक है, साल जो है 1929 की है। 1929 में जो अमेरिका में रातों रात जो है उसका शेयर मार्केट धराशायी हो गया था, और इसके कारण जो है एक बहुत बड़ी महामंदी आई थी, और भारत पे भी इस पे जो है असर पड़ा था इसका। तो यही जो है जो महामंदी आई थी उसको महामंदी के कारण जो है कई सारी चीज़ें सामने निकल कर आई थी। तो जो प्रोफेसर केन्स थे इन्होंने विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट किया कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री को रोजगार संबंधी विचार और सर्वथा संगत
अव्यवहारिक होने के कारण साथ साथ अत्यंत भ्रामक थी। कहने का तात्पर्य है कि थोड़ा सा मैंने किताबी भाषा लिखा है, लेकिन यहाँ पे बस आप इतना समझ लीजिए कि जब विश्वव्यापी महामंदी आई थी तो महामंदी को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के अर्थशास्त्री अपना दिमाग लगा रहे थे कि महामंदी से कैसे छुटकारा पाया जाए। तब प्रोफेसर केन्स जो है सामने आए। जैसे क्या होता है, जब आप पिक्चर देखते हैं ना, पिक्चर में जो है जब किसी के साथ कोई अत्याचार हो रहा होता है या कोई विलन अत्याचार कर रहा होता है तो तुरंत उस टाइम पे हीरो की एंट्री होती है। बात समझना ध्यान से, जब कोई पिक्चर में कोई विलन किसी के साथ छेड़खानी कर रहा होता है या फिर कोई ऐसी बात आती है जिसको थोड़ी सी समस्या हो जाती है तो हीरो की एंट्री होती है और फिर वहाँ पे शुरू होता है एक्शन। तो यहाँ पे दोस्तों बात वही है कि जब महामंदी साल 1929 में आई थी तो बहुत सारे अर्थशास्त्री उस महामंदी से उबरने के लिए अलग अलग प्रकार के नियम कानून लगा रहे थे कि किस प्रकार से महामंदी से छुटकारा पाया जाए। लेकिन उस टाइम पे एंट्री होती है हीरो की, और हीरो कौन है? प्रोफेसर केन्स है। इन्होंने दिया रोजगार का सिद्धांत, क्योंकि उस टाइम पे बेरोजगार हो गए थे काफ़ी लोग। अमेरिका में 3% बेरोजगारी थी, लेकिन ये बढ़कर 25% बेरोजगारी हो गई थी जब महामंदी आई थी। तो प्रोफेसर केन्स हीरो बनकर आए और उस जो है बेरोजगारी से या फिर उस महामंदी से लोगों को उबारने के लिए सुझाव दिए हैं। आइए उन्हीं सिद्धांत के बारे में समझते हैं कि उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था, उनके क्या सुझाव थे। तो हेडिंग डालेंगे सिद्धांत की व्याख्या, यानी जो प्रोफेसर केन्स थे उनके सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। तो देखिए, केन्स के रोजगार सिद्धांत की व्याख्या संक्षिप्त जो है निम्नलिखित है, संक्षिप्त व्याख्या निम्नलिखित है। पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला है कि रोजगार प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। इन्होंने कहा कि जो रोजगार होता है ये प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। और प्रभावपूर्ण मांग क्या होता है, तो जवाब होगा यहाँ पे प्रभावपूर्ण मांग बराबर होता है, इसको कह सकते हैं कुल उत्पादन, या फिर कह सकते हैं कुल आय, या फिर कुल कह सकते हैं कुल रोजगार। ये प्रभावपूर्ण मांग पर डिपेंड करता है। देखिए, जितना उत्पादन होगा, ठीक है, उसी प्रकार से क्या होगा, मांग होगा। कुल आय जितनी होगी उसी प्रकार से क्या होगा, मांग होगा। जैसे लोगों को रोजगार मिलेगा उसी प्रकार से मांग होगा। तो मांग जो है ये डिपेंड किस पे करता है, कुल उत्पादन पर, कुल आय पर, कुल रोजगार पर। जैसा उत्पादन होगा वैसा मांग होगा, और जैसी आय होगी वैसी मांग होगी, और जैसा लोगों को रोजगार मिलेगा वैसे उस वस्तु का क्या होगा, डिमांड होगा। तो जैसे जैसे ये सब आगे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रभावपूर्ण मांग भी बढ़ेगा और लोगों को फिर रोजगार मिलता शुरू हो जाएगा और फिर धीरे धीरे महामंदी जो है खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए प्रोफेसर केन्स ने ये सिद्धांत यहाँ पे दिया है। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो है प्रभावपूर्ण मांग कुल मांग फलन, यानी इसको बोलते हैं ADF, तथा कुल पूर्ति फलन इसको बोलते हैं ASF के द्वारा निर्धारित होती है। इसमें जैसे एक वक्र बनता है, ग्राफ बनता है, इस प्रकार से अगर इसको समझाया जाए तो जैसे मान लीजिए ये मांग फलन है, ठीक है, ये मांग फलन है, ये मांग फलन हो गया, ठीक है। तो पूर्ति फलन भी जो है ऐसे बनेगा, मांग फलन पूर्ति फलन भी जो है इसी प्रकार से बनेगा। तो आप इस डायग्राम को भी ऐसे बना सकते हो, एक बार थोड़ा सा अगर आप देख लेंगे तो आप अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि पॉइंट तीसरा है कि उपभोग व्यय दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो उपभोग जो आय का आकार होता है उस पर, एक उपभोक्ता की प्रवृत्ति। उपभोक्ता की प्रवृत्ति का मतलब ये होता है कि जो वस्तु आप उपभोग कर रहे हैं आपको उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर इंटरेस्ट होगा तो आप उस वस्तु के लिए जो है कुछ पे करेंगे, कुछ बे करेंगे, है ना। तो उपभोग जो बे होता है, यानी किसी वस्तु को तब आप खरीद सकते हैं, कुछ बे कर सकते हैं तभी जब आप उसमें इंटरेस्ट रखते होंगे, ठीक है, या फिर आप उस वस्तु को जो है खरीदना चाहते हैं, आपकी इच्छा है। तो उपभोग की प्रवृत्ति डिपेंड करती है कि आप जो है बे करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। और आय का आकार, आय का आकार का मतलब ये होता है कि अगर आप जो है बे करना चाह रहे हैं तो आपके पास इनकम होना चाहिए। अगर इनकम बढ़िया है, अच्छा है, तो आप जो है उसके लिए बे कर सकते हैं जिस वस्तु का आप उपभोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट के बाद चौथा पॉइंट देखिए, विनियोग तथा विनियोग व्यय दो बातों पर निर्भर करता है। अब विनियोग जो है वो दो बातों पर निर्भर करता है, किस पे, एक पूंजी की सीमांत दक्षता पर और जो है एक ब्याज की दर पर। कहने का तात्पर्य है विनियोग व्यय का मतलब होता है कि जो भी आप वस्तु का जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी पूंजी लगा रहे हैं, उस पूंजी का जो है जो पूरा जो है आपके पास इनकम कितना है, ये सब, और ब्याज की दर कितनी है, ये सब डिपेंड करता है उस जो है वस्तु पर। ठीक है, ये पॉइंट आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगला है ब्याज की दर। ब्याज की जो दर होती है वो दो बातों पर निर्भर करती है।
कौन कौन सी? एक तरलता पसंदगी, दूसरा द्रव्य की पूर्ति। ब्याज की दर मतलब कि जैसे मान लो आप कोई जो है वस्तु खरीद रहे हो या फिर आप लोन ले रहे हैं, तो लोन जब ले रहे हैं तो ब्याज की दर कितनी है ये आपकी तरलता यानी पसंदगी पर डिपेंड करता है। द्रव्य की पूर्ति का मतलब ये हो कि आप जो है उसके लिए पेमेंट करना चाह रहे हैं और जो है जो भी ब्याज लगेगा आप उसके लिए पे करेंगे, तो यहाँ पे वो ब्याज दर वाली बात यहाँ पे फिट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आ चुका आपके सामने। प्रश्न यहाँ पे है कि सरकारी बजट क्या है? सरकारी बजट के किन्हीं 3 प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो सरकारी बजट के बारे में बात हो रही है। सरकारी बजट के 3 उद्देश्य बताना है। तो पहला देखिए, सरकारी बजट हेडिंग डालेंगे और उसके बारे में लिखेंगे आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार अनुमानित प्राप्तियाँ और व्यय का एक वार्षिक वित्तीय विवरण सरकारी बजट कहलाती है। कहने का तात्पर्य ये है जैसे सरकार द्वारा एक बजट जारी किया जाता है, हर जो है मार्च अप्रैल में आता है बजट, तो शीतकालीन बजट भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बजट पेश किया जाता है वो बताता है कि सरकार की प्राप्ति यानी कितने आय प्राप्त हुए हैं और कहाँ कहाँ पे कितना खर्चा करना है। ये सब जो है एक वर्ष के अंदर जो है उसको विवरण प्रस्तुत करना होता है और जो विवरण होता है वही सरकारी बजट होता है। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट इसमें है कि सरकारी बजट के क्या उद्देश्य हैं, इनके बारे में बताना है। तो उद्देश्य क्या क्या हैं इनको भी समझ लेते हैं। नीति निर्माण के लिए बजट ढांचा तैयार करना, यानी नीति जो भी नीति का मतलब नियम, जिस नियम के लिए जो बजट ढांचा तैयार किया जा रहा है इस बात का भी निर्णय लेना कि अनेक उद्देश्यों की एक साथ प्राप्त किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई नियम बनाया है, ठीक है, तो उस नियम के साथ साथ जो भी अन्य काम है उनको भी आपको कर लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कोई एक स्थान ए है, ठीक है, और आप जो है यहाँ सी वाले स्थान पर हैं, आपको ए वाले स्थान पर जाना है। ठीक है, और मान लेते हैं यहीं पे बी वाला स्थान है, तो आपको बी से जो है यहाँ पे कोई काम नहीं है, लेकिन आपसे कहा गया है कि अगर आप जब सी से या फिर ए से जब सी पे जाएंगे तो बी वाले से मिलते जाएंगे क्योंकि उससे भी थोड़ा सा काम है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब आप ये सी से मिलने जा रहे हैं तो लगे हाथ बी से मिल लेंगे ताकि जो है आपका काम हो जाए जिस काम के लिए आप जा रहे हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि जो है सभी को जो चीज़ें होती हैं उसको भी साथ में लेकर चलना है। अगला है कि बजट कानूनी नियंत्रण का एक माध्यम है। बजट संबंधी सभी निर्णय अधिनियम के रूप में लेते हैं, यानी जो बजट होता है वो कानूनी नियंत्रण होता है। जिस प्रकार से बजट पेश किया जाता है वो बजट जो है उसके माध्यम से है पूरे देश का संचालन होता है और जो है उसके द्वारा जो है नियंत्रण भी किया जा सकता है ताकि जो है मार्केट में या फिर जो है उस बजट के द्वारा कोई दिक्कत ना हो। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में संबंध बताइए। राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा क्या है देखिए जरा। राजस्व घाटा का मतलब क्या होता है? राजस्व आय या फिर राजस्व व्यय के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। इसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। राजकोषीय घाटा क्या होता है कि कुल व्यय में कुल प्राप्तियाँ उधार को छोड़कर सरकारी जो है अधिक व्यय करती है जिससे राजस्व प्रभावित होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कुल व्यय और कुल प्राप्तियाँ जो भी आप व्यय करते हैं, जो भी सरकार के द्वारा व्यय किया जाता है, पूरा टोटल जो खर्चा किया जाता है, जो भी उसको प्राप्त होता है किसी से उधार लेकर, उसको जो उधार लेता है उसको छोड़कर, ठीक है, जो भी प्राप्त होता है उनको अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। क्योंकि जो प्राप्त होता है अगर उससे कम हुआ प्राप्ति तो कहीं न कहीं घाटा जरूर होगा, तो उसे राजकोषीय घाटा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार राजकोषीय घाटा और जो है राजस्व और राजकोषीय घाटा दोनों ही राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति के सम्मिलित होती हैं। यानी जैसा राजस्व प्राप्ति होगा, यानी सरकार को जहाँ जहाँ से जो आय मिल रही है और जहाँ जहाँ खर्चा हो रहा है, इन दोनों को सम्मिलित किया जाता है किसमें? राजस्व और राजकोषीय घाटा में। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी यानी वस्तु और सेवा कर से आप क्या समझते हैं, या फिर वस्तु और सेवा को जो है कर को समझाइए। तो यहाँ पे छोटा सा मैंने यहाँ पे लिखा है, आप इसको डिटेल में और देख लेना और पढ़े होंगे इसके बारे में, जीएसटी के बारे में जानते भी होंगे। देखिए जीएसटी का पूरा नाम था गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको हिंदी में कहते हैं वस्तु और सेवा कर। 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी लागू किया गया था और जो है यह एक अप्रत्यक्ष कर है। यानी जीएसटी जो लगता है वो डायरेक्ट में नहीं बल्कि इनडायरेक्ट में
लगता है। जीएसटी जो है कुछ इस प्रकार से लगाया जाता है अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर, जैसे 0% को छूट मिलता है, कहीं पे 3%, कहीं पे 5%, 12%, 18%, 28%, इस प्रकार के जीएसटी जो है देखने को मिलती हैं। जीएसटी की बात करें तो यहाँ पे जीएसटी दो प्रकार से हो, जैसे कि सीजीएसटी होगा, एक आपका एसजीएसटी हो गया। सीजीएसटी का होता है सेंट्रल के द्वारा जो लगाया जाता है, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, और एसजीएसटी जो स्टेट के द्वारा लगाया जाता है, तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी जीएसटी में 2 बार टैक्स लगता है जब किसी दूसरे स्टेट में कोई बात आती है। तो एक हो गया आप सेंट्रल द्वारा लगाया जाता है, एक हो जाए स्टेट द्वारा लगाया जाता है, तो जीएसटी में डबल खर्चा आ जाता है। बाकी जो है इसके बारे में और आप थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे तो आप इसके बारे में अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सार्वजनिक वस्तु से क्या आशय है। सार्वजनिक वस्तु क्या होती है, आइए देखते हैं। इन वस्तुओं के उपभोग व उत्पादन को बाजार शक्तियों पर नहीं छोड़ा जा सकता है, न ही इन वस्तु को मूल्य बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। तो जो सार्वजनिक वस्तु होती है, सार्वजनिक वस्तु का मतलब पब्लिक, ठीक है, पब्लिक के, तो कह रहा है कि वस्तु का उपभोग और उत्पादन बाजार की शक्तियों पर नहीं छोड़ा जाता है, यानी वस्तु का कितना उपभोग हो रहा है और कितना उत्पादन हो रहा है ये बाजार पे निर्भर नहीं करना चाहिए, और वस्तु का मूल्य बाजार द्वारा निर्धारित नहीं होना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे कहा गई, जो सार्वजनिक वस्तु होती है उस पर बाजार का कोई हक नहीं होता है, यही पॉइंट इसमें कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न जो है जो आपको तैयार करना होगा, प्रश्न है कि सरकारी बजट पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, यह सरकारी बजट के उद्देश्य को संक्षेप में समझाइए, उसको मैंने बताया है ऊपर अभी। और यहाँ पूछ सकता है कि गुणक से क्या तात्पर्य है, इसकी क्रियाविधि को समझाइए, या फिर सवाल को पूछा जा सकता है कि गुणक क्या होता है, विवेचना कीजिए। आगे प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। प्रश्न है कि भुगतान संतुलन से क्या आशय है। भुगतान संतुलन क्या है, यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि किसी देश की भुगतान संतुलन उसके संपूर्ण विदेशी लेन देन का एक विवरण होता है। आयात और निर्यात के अतिरिक्त सभी प्रकार के पूंजीगत लेन देन भी शामिल होते हैं। तो भुगतान संतुलन का मतलब ये होता है कि किसी देश के भुगतान संतुलन संपूर्ण विदेशी लेन देन के कारण जो है वो उसका विवरण होता है कि कितना विदेशों से लेन देन हो रहा है, कितना आ रहा है पैसा, कितना जा रहा है पैसा, इन सब का विवरण होता है। और आयात निर्यात के अतिरिक्त सभी प्रकार के जो पूंजी का लेन देन होते हैं ये भुगतान संतुलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि जो विदेश से लेन देन होता है इसको शामिल किया जाता है, जो देश में जो है आयात निर्यात होता है, वस्तु का निर्यात आयात निर्यात होता है, यानी वस्तु को बेचा जाता है, वस्तु को खरीदा जाता है, इन सभी का लेखा जोखा, इन सभी का विवरण जो होता है वो भुगतान संतुलन को जो है कहा जाता है। आगे देखिए, विदेशी विनिमय दर। विदेशी विनिमय दर का अर्थ लिखिए। तो जिस दर पर एक देश का चलन मुद्रा दूसरे देश की चलन मुद्रा में बदल जाती है उसे विदेशी विनिमय दर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आपके पास $1 है, ठीक है, आप इस डॉलर को जो है आप इस डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो जिस चलन मुद्रा जो है जो मार्केट में इस प्रकार से चल रहा है, इस टाइम पे मान लेते हैं लगभग 83 रुपये के आसपास जो है समथिंग है, तो 83 रुपया जो है आपका विनिमय दर हो गया। इसे कहते हैं विदेशी विनिमय दर, क्योंकि हम पैसा जो कन्वर्ट कर रहे हैं विदेशी विनिमय दर के माध्यम से कर रहे हैं। अगला पॉइंट है कि स्थिर फिक्स्ड विनिमय दर, तैरती फ्लोटिंग विनिमय दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसी सवाल को अथवा करके पूछ सकता है कि स्थिर और परिवर्तनशील विनिमय दरों में अंतर बताइए। तो इसके बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसके बारे में। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्थिर विनिमय, यानी फिक्स्ड जो है जो विनिमय होता है उसके बारे में बताना है। तो स्थिर विनिमय दर सरकार द्वारा घोषित की जाती है और इसे स्थिर रखा जाता है। स्थिर विनिमय हो गया। स्थिर विनिमय का मतलब क्या हो गया, जो विनिमय स्थिर यानी लेन देन जो होता है वो स्थिर सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है। स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विदेशी केंद्रीय बैंक अपनी मुद्राओं को निर्धारित कीमत पर खरीदने व बेचने के लिए सदैव तत्पर होते हैं, उसे कहते हैं विदेशी विनिमय। मतलब यही है कि जो केंद्रीय बैंक, विदेशी जो केंद्रीय बैंक होता है ये अपनी मुद्राओं को निर्धारित कीमत पर खरीदने और बेचने के लिए सदैव तैयार रहता है, तो उसे हम कहते हैं स्थिर विनिमय के नाम से जाना जाता है। अगला है परिवर्तनशील विनिमय। परिवर्तनशील विनिमय का मतलब ये होता है कि लोचशील विनिमय, ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। परिवर्तनशील विनिमय दरें विदेशी विनिमय दर बाजार में स्वतंत्र रूप से निर्धारित होती हैं। परिवर्तनशील नाम से स्पष्ट है। परिवर्तनशील मतलब कि जो है जो विनिमय जो है दर है वो कहीं ना कहीं परिवर्तित हो रही है, तो वो परिवर्तनशील के नाम से जाना जाएगा।
ठीक है। आगे देखिए, भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में अंतर बताना है। तो भुगतान संतुलन या व्यापार संतुलन में अंतर पूछ सकता है, इसी सवाल को अथवा करके पूछ सकता है कि भुगतान शेष से क्या आशय है, व्यापार शेष या भुगतान शेष में अंतर बताइए। तो देखिए इसके अंतर को कैसे लिखेंगे, डिवाइड कर लेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। व्यापार शेष क्या होता है, यह भुगतान संतुलन का अंग मात्र होता है, ठीक है, और इसमें है कि यह तुलनात्मक रूप से अधिक जो है व्यापक अवधारणा है। इसमें लिखेंगे यह पक्ष में, विपक्ष में तथा संतुलन में रख सकता है, और ये लिखेंगे यह संतुलित रहता है। भुगतान शेष क्या होता है और व्यापार शेष क्या होता है, इसके बारे में समझना है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें कि केवल दृश्य आयातों और निर्यातों की गणना की जाती है। दृश्य कर्म होता है देखना, जो देख के हम आयात मतलब खरीदना, और निर्यात मतलब बेचना, जो देख कर हम खरीदते हैं या फिर निर्यात करते नहीं बेचते हैं, तो उसकी गणना केवल इसमें की जाती है। आयात निर्यातों के अतिरिक्त सभी प्रकार के जो पूंजीगत लेन देन होते हैं इनको भी शामिल किया जाता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे कि देश की आर्थिक संबंधों तथा आर्थिक समृद्धि का सही सूचक नहीं होता है। इसमें लिखेंगे यह देश के शेष विश्व के सभी सौदे को मात्रात्मक रूप में संक्षिप्त विवरण होता है, इसीलिए इसे अर्थव्यवस्था का सही सूचक माना जाता है। तो भुगतान संतुलन में और जो है व्यापार संतुलन में ये था छोटा सा अंतर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिए। मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।